दिया और लास्ट मोमेंट में चुनाव को टालकर अंग्रेजा अनिश्चित काल के लिए ले गए। अब उनकी मनमानी कैसे चलती है, मैं आपकी कटला से आपके बीच में जरा हूँ। फरीदाबाद में था, बलवल के पास था, तो वहां से मीटिंग खत्म करके मैं आपको सीधा इधर आया हूँ। सांसद साहब गए दूसरी मीटिंग में, वो उधर चले गए और मैं इधर सीधा इधर चल रहा है। जब हम मीटिंग ले रहे थे तभी वहां पर सूचना आई कि हरियाणा में पार्षद के चुनाव डिक्लेयर हुए, जो कि संभावना नहीं थी। पहले पंचायत के चुनाव होने थे, बाद में निगम का चुनाव करवाना था, मगर कर दिया उन्होंने उल्टा। पहले निगम का चुनाव डिक्लेयर कर दिया और जो डेट मेरे पास आई है वो चौंकाने वाली है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे। आज तारीख कितनी? 23। 30 तारीख से नॉमिनेशन होगा, 6 को नोटिफिकेशन होगा, 7 को नाम वापसी लेने की और 19 तारीख को डिक्लेयर चुनाव होना है और 22 तारीख को काउंटिंग। अब आप जो लोग बिल्कुल आराम से बैठे हैं उनको एकदम यकायक कोई बात बता दे तो उनकी क्या, वो जो धन संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक समस्या मतलब खड़ी होगी। पूरे हरियाणा में जो चुनाव होगा तो एक आदमी उधर भागेगा, एक उधर भागेगा, तो उसके लिए काफी दिक्कत का सामना करना होगा। तो अब यही दिल्ली का भी हाल है। बेशक उन्होंने चुनाव अनिश्चित काल के लिए आपके अंग्रेजी जैसे डाल दिया, मगर उनका कोई भरोसा नहीं। वो कल डिक्लेयर कर दे आनंद फानंद में कि नहीं चुनाव होने वाला है और हम लोग आराम से बैठे हैं। चुनाव का थोड़ा सिलसिला दूर हुआ, नशा सा उतरा और हम लोग आराम से बिल्कुल ठंडा बिस्तर में हैं। तो अब हम लोग को अपने पूरे संगठन को मजबूत करना है, तो समय मिला है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको, जिन लोगों को हमने हरी झंडी दी है, वो अपनी तैयारी पर लगे। और जहां पर अभी आपके प्रत्याशी नहीं हुए तो वहां पर अभी से ही आप चुनाव के लिए प्रत्याशी ढूंढने का काम करें। ये ना हो कि आनंद फानंद में कल आपका डिक्लेयर हो जाए और अभी हमारे पास तो एक भी कैंडिडेट नहीं है, वहाँ एक कैंडिडेट नहीं है और अब जाके मतलब हम 4-5 दिन में कितने कैंडिडेट होंगे, जैसे भी वो चुनाव तो लड़ाना है। तो इसलिए क्या ही चीज ऐसी हो, सरकार ऐसा स्थिति बना देगी कि ये गरीब लोग राजनीति में आगे ना बढ़ जाए। उनका पूरे प्रोपेगेंडा रस्ते है वो, उस तरह का वो तौर तरीका अपना अपनाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी बिल्कुल सचेत रहना है कि आपको कतई ढिलाई नहीं देनी है, अपने संगठन को मजबूत करना है। और जो प्रत्याशी हमारे यहाँ, तो वो लोग जो सरकारों में 2 तरह की पोजीशन आ गई है। 2 तरह के लोग इस समय देश में काम कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को खत्म कर देते हैं और एक वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, मगर ज्यादा संख्या में संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। यदि संविधान खत्म हुआ तो ये वोट का राइट भी आपका खत्म होगा और ये जो थोड़ी बहुत हमें आजादी आज हमारे पास है तो ये सब चली जाएगी। और यदि लोगों को दिमाग में गलत फहमी है तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। सरकार एक मतलब एक जियो जारी करना है और उसका उदाहरण समय समय वो देते हैं। आपको चेता भी दिया कि भाई होश में आ जाओ, नहीं है तो भाई वो तो अपना काम करेंगे, वो तो अपना काम बिल्कुल राइट कर रहे हैं। जैसे भी आपको नोटबंदी की 8 बजे प्रकट हुए देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोल दिया कि कल से नोट नहीं चलेगा, 1000 का 500 का नोट नहीं चलेगा। तो भाई इससे बड़ा करप्शन कर रहा है, लोगों ने ब्लैक मनी कर इकट्ठी कर रखी है, पता नहीं कितना कितना मतलब उन्होंने अपना भाषण पूरा मतलब दिया। जो लोग बोलते थे मैं अरबपति खरबपति जीरोपति बना दिया। मतलब 500 के नोट में, 1000 के नोट में लोग ये ना मतलब बना के उन्हें चेहरे चावड़े थे, यानी उसका कोई यूज नहीं। पैसा तुम्हारा जीरो, तुम्हारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, मगर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सरकार कल एक जियो भी जारी कर सकती है जो हमारे लोग बड़ी कोठी कलम बना के उन्होंने सब चिन्हित कर रखा है। कल क्या भी इन सब की चमारों की जितने भी कोठे सब खाली बना दो, ये मकान में रहने की इनको लेना इजाजत नहीं। तो जितने बड़े महल हमारे एक दिन में खाली हो जाएंगे। तो यानी वो अपने
अपनी प्लानिंग में पूरे तैयार है। उन्होंने बोलते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जहाँ हमारे मुंह पर हंडिया पीछे झाड़ो पैरों हिंदू बने, यानी हम गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे। यदि हम लोग नहीं चाहते तो हमारी आने वाली जनरेशन को अपने आंख के सामने हम गुलाम देखेंगे, ये गारंटी की बात है। और उन्होंने नारा लगा दिया नई संसद नया संविधान। मोहन भागवत ने संविधान सिद्धांत लिख के रखा हुआ है, और आप जाकर देख लेना पार्लियामेंट के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने नया विस्टा बने रहा है। तैयारी पे हैं, मगर हम लोग रत्ती भर की तैयारी पे नहीं। हम इतने मदहोश हैं, इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि हम रत्ती भर भी हमारी मतलब चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि तो कोई असर ही नहीं हो रहा। सब कुछ होते हुए भी हम लोग अनजान बने। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें जागना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जिसको हमने पैदा किया है उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लड़ाई जटिल है, इस लड़ाई को आपको समझना पड़ेगा। और ये 2024 का ही एक रास्ता है कि जहां आप लोग इसको ब्रेक लगा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि इस समय मतलब हम यूपी में हार गए हैं। यूपी में हारे नहीं है। आप यदि ये सोचते हैं कि यूपी को में हम हारे नहीं है। एक साजिश के तहत आपको रोकोगे, और उसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ। पूरी साजिश के तहत मतलब आपको ये सिनेरियो बनाया गया जो कि किसी भी कीमत पे फिट नहीं बैठता कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। यदि आपने वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को और इनके 50-100 विधायक जीत गए तो ये बीजेपी से बिल्कुल पैक्ट करके सरकार बनाएंगे। ये बच्चे के दिमाग में उतर डाला, मुसलमानों के दिमाग में डाला। और जब मुसलमान इस तरफा चला तो हमारे चरवार भी बहुत स्वार्थी लोग, जिनको गांधी ने 3 बार राज्यसभा भेजा, जिन्हें एमएलसी बनाया, जो लोग कहते थे हमारा खून भी नीला है, पता नहीं उनका काला होगा पीला होगा, मुझे नहीं पता, वो भी पार्टी छोड़ के खाते। तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ तो हम राज्यसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पता नहीं हम मंत्री बनेंगे ना, वहां जरूर बन जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन रही। हमारे लोग बहुत बनेगी, जब हमारी नहीं बनेगी तो किसकी बन गई, उसके बाद चलो बीजेपी में, कुछ लोग बीजेपी में चले गए और ज्यादातर लोग सभा में गए और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा गया। तो चुनाव लड़ा गया तो हमारी तो एक सीट है, मगर जिसको पूरी ताकत देकर हमारे समाज ने भी वोट दिया, मुस्लिम ने भी वोट दिया, और ब्राह्मण को तो पता था कहाँ वोट देना है। तो ब्राह्मण तो बहुत चतुर चालाक है, जो उसे पता लग जाए कि बीच में और किसी का वोट नहीं आ रहा है तो उधर जाता है जिधर जीत के मतलब का पलड़ा भारी होता है। वो सबसे ज्यादा समझदार प्राणी है। तो उन्होंने कहा भाई सभा भी नहीं जीत रही है और बीएचपी तो किसी कीमत में जीत ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ सूरदास का वोट पे ट्रांसफर हो गया और मुस्लिम तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, और ओबीसी भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने सारा वोट ट्रांसफर कर दिया, उधर चला गया। यानी इतना बढ़िया चुनाव लड़ाने के बाद भी, हमारे दुश्मनों में पूरी ताकत लगाने के बाद भी सभा कितने पर 111 सीट मिली, 111 सीट मिली, 111 उसको मिली। और सारा मिला के जो लोक दल और वो सब इसके जितने भी घटक थे सबको मिला के 125 सीट हमारे पास है। बीजेपी की सरकार पे जो लोग कहते हैं बीजेपी को रोकते हैं, यदि इतनी ताकत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के लगाते हैं तो 100% बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और बीजेपी को रोको। तो इसलिए वो पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली देश की राजधानी में भी यही हाल है। आप ऐसे समझते रहो कि भाई कांग्रेस बीजेपी खानों का पार्टी से अलग अलग नहीं, सारे लोग एक है। अब देखो जब यूपी का चुनाव हुआ तो मतलब महाराष्ट्र से लेना मेसराम कूद के वहां पहुंच गए, जिसके लिए बहन जी ने मतलब राज्यसभा की सीट छोड़ी। सहारनपुर कांड के पीछे बहन जी ने अपनी सीट छोड़ी, तो उस आदमी ने मतलब पार्टी बना ली जिसके लिए अपनी सबसे बड़ी सीट छोड़ी। उस आदमी ने वहां अपनी कि बीएसपी का वोट काटना है तो भाई वहां उसने भी पार्टी बना ली, जो बोलता था कि मैं तो सामाजिक संगठन चला रहा हूँ, तो उसने ही बना ली। और मतलब ना यहाँ पर और जितने भी कुकर कुत्ते थे सब लोग वहां पहुंच गए।
कि किसी भी तरह बीएसपी का वोट घटना चाहिए कि जो 22% वोट इनका है वो एक मुझसे वोट हिला ही नहीं रहा। अभी भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी जो वोट, यदि वोट की गिनती के हिसाब से देखे जाए तो बहुत ज्यादा वोट हमारा कम नहीं हुआ और बीजेपी का बहुत ज्यादा वोट बढ़ा नहीं, मात्र 34,000 वोट बढ़ा, 34 लाख वोट बढ़ा है, उसका बढ़ा है। सपा का 1 करोड़ कुछ वोट बढ़ा है, 26 लाख वोट बढ़ा है। तो इसमें 31,000 कांग्रेस का घटा है। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ी, उन्हें पता है वो पाका थोड़ी है। शिवसेना चुनाव में लड़ी तो 1 लाख उसे पड़ता था, वो सीधा सीधा बीजेपी में गया तो 34 तो बढ़ गया। हमारा वोट कहाँ गया? हमारा वोट वहां गया जिसको दो तरफा लड़ाई बना दी। यदि वो त्रिकोणीय संघर्ष भी हो जाता तो भी हम बीजेपी को रोकते, किसी की ताकत नहीं थी बीजेपी सरकार में। तो सारे लोग आपके लिए एक। अभी उसी का हाल पंजाब में आपने देखा होगा। पंजाब में बहन जी को ये पता था कि भाई इस बार किसान बिल्कुल नाराज है, किसी भी कीमत में बीजेपी को वोट नहीं देगा और दे भी नहीं रहा था वहां। वो यूपी का जाट थोड़ी है, वो तो पंजाब का जाट था, उसे बिल्कुल वोट नहीं देना था। तो बहन जी ने इसलिए सोच समझ के अकालियों से गठबंधन किया। जैसे अकालियों से गठबंधन किया तुरंत कांग्रेस जो कहते हैं हमारी पार्टी हमारे लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, तो उन्होंने 6 महीने का चन्नी को मुख्यमंत्री बना के भेजा नहीं भेजा। तो बीजेपी को तो पता था भाई ये कांग्रेस मजबूत, अभी कांग्रेस की सरकार थी, वैसे रोकना है मुझे। और यदि ये बीएसपी ने जो कार्ड खेल गया बहन जी ने, यदि जाट चमार वहां मिल गया तो भाई वहां तो मामला वाल्मीकि समाज है, सारा समाज यदि जाट जो भी सुविकास का वोट इकट्ठा हो गया तो सरकार बना जाएगी। तो उसने पहले चुनाव करा दिया चंडीगढ़ में। राजनीति करना जानते हैं उन्होंने, जैसे निगम का चुनाव ऐसे उन्होंने निगम के चुनाव की घोषणा करा दी पंजाब के चुनाव से पहले चंडीगढ़ में। और उसमें उन्होंने अपना सारा वोट ट्रांसफर किसको कर दिया? एक खामोका पार्टी जो यहाँ पे वो इतना भैरव किया है। यहाँ तो दारू के ठेके हर वार्ड में खोल दिए और एक के साथ एक फ्री दे रहा है। और वहां क्या बोलता है? पंजाब में बोलता है मैं नशाबंदी बंद कराऊंगा, वहां दारू बंद करा रहा है। तो भाई वहां जो अंग्रेजी पीते हो, जो विलायती पीते हो, तो वो दारू क्या छोड़ेंगे? मगर फिर भी लोगों के दिमाग में ऐसी बात डाली गई कि सब ये एक अंदर खाने। तो वहां निगम किसको जिता दिया इन्होंने? सारा वोट बीजेपी ने ट्रांसफर करा दिया खामोका पार्टी। और ये साबित कर दिया कि ना तो बीएसपी मजबूत है ना कांग्रेस मजबूत है। ये जो खामोका पार्टी उभर रही है ना, क्योंकि बी टीम तो हुआ है बीजेपी की बी टीम तो हुआ है, तो उन्होंने वहां उसकी भी सरकार वहां बना दी। तो हम सोचे चलो भी सरकार यहाँ बन गई। कांग्रेस यहाँ तो चलो लोगों ने भाई बहुत दिनों से सताए हुए थे, पानी नहीं मिला था दिल्ली के लोगों को, बिजली में मार इनको कुछ नहीं था, हमारी महिलाओं के लिए पैसे नहीं थे तो फ्री में ट्रैवल कर रही है डीडीजी की बस में। तो चलो भाई यहाँ इसके दिमाग खराब हो गया था, तो भाई वहां पर भला कर देगा हमारे लोग। क्योंकि यहाँ जब 3 राज्यसभा भेजे तो हम सोचते थे भाई एक तो वाल्मीकि समाज के बेटे को जरूर भेजेगा, एक झुग्गी झोपड़ी के आदमी को बेटा की आम पार्टी है, और भाई एक मुसलमान को जरूर भेजेगा। मगर जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला, 2 बनिए भेज दिए और 1 ठाकुर भेज दिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मैं हूं, डिसीजन मुझे लेना है, तो मैं थोड़ी इनसे तो वोट तो लेना था, वोट बनाया वोट ले लेना। अब जो देना है वो तो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना। तो भाई मेरे 2 बनिए जाएंगे, 2 बनिए भेज दिए। अब ठाकुर उप मुख्यमंत्री थे यहाँ, उन्होंने कहा जो उप मुख्यमंत्री ने कहा भाई जब आपने मुख्यमंत्री महोदय आपने 2 सीट ले ली तो भाई एक तो ठाकुर की सीट नहीं जाती, जब मैं उप मुख्यमंत्री तो एक मुझे भी दे दो। तो एक उन्होंने संजय सिंह को भी। तो हम सोचते थे चलो भाई ये गलती दिल्ली में होगी तो पंजाब में सुधार लेगा, भाई जितने भी हमारे मजबूत सिख हैं तो उनको दे देगा, या हमारा रमदसे को किसी न किसी को देगा। 5 सीट वहां बनी, 5 में से फिर भी नहीं, हमारे लोग फिर टके यानी वो तुम्हारा वोट तो ले सकते हैं, मगर जहां तुम्हें कुछ देने का नंबर आएगा वो तुम्हें कुछ देंगे नहीं। आज यहाँ बेशक 12 विधायक यहाँ बने बैठे हैं, एक उसमें मंत्री बना बैठा है। यदि किसी काम के लिए चले जाए हमारे लोग कहते हैं ताकत नहीं है मेरे पास,
अरे ताकत ने तो रिजाइन क्यों नहीं करा? कहीं मूर्ति टूट जाए तो आने के लिए तैयार नहीं। अभी यहाँ पर मतलब मूर्ति उठा के लेके नागपुर से, उससे पहले बादली में मतलब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी। उससे पहले मतलब यहाँ 15 अगस्त के दिन अपना तुगलकाबाद गांव के अंदर यहाँ लोग जो हमारी मोबाइल पटाई थी, यहाँ 13 साल की बच्ची का रेप हो गया, यहाँ 6 साल की बच्ची का दिल्ली देश की राजधानी में रेप हो रहा है, और यहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है 10 लाख रुपए दे दो। यानी एक हमारी बेटी की जो अस्पताल की कीमत है वो 10 लाख उसने लगाई, और 10 लाख में भी 4 लाख रुपए दिए, 6 लाख आज तक नहीं। तो ये हमारे लोगों का एक नजरिया उन्होंने बना लिया है कि ये लोग तो वो लोग हैं, इनका वोट तो मूर्ख बना के इनसे लोग ये राजा बनना नहीं चाहते हैं, ये राजा बनाना है मास्टर। मगर बहुजन समाज पार्टी उल्टा काम है। बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर इन गरीबों को राजा बनाना चाहती है। लड़ाई यहाँ पर अब राजा बनना है या भाई इनका पिछलक्कू बनना है, तय आपको बनना है। गुलाम बनना है, अपने औलाद को बनाना है, या अपने बेटों को राजा बनाना है, तय आपको बनना है। तो बहुजन समाज पार्टी का यही लक्ष्य है कि भाई हम लोग इस देश के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमारा बेहतर जिंदगी देके जाना चाहिए। जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, तो यदि हम लोग उनका कर्ज भी ना उतार पाए या उनकी जो धरोहर उसको भी नहीं बचा पाए, तो भाई फिर हमारी जिंदगी तो लानत आना चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इधर चल कर आए और आप लोग यहाँ संगठन को मजबूत करना है, काम करने से पैसा नहीं मिलता। अभी 2-3 महीने पहले मतलब ना एक अखबार में वो आया था कि भाई बीजेपी ने 6,998 करोड़ रुपए का रिटर्न बनाया, मगर दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं। तो दोनों भी कौन है? जो पढ़ेगा वो तो उसे पता लग जाएगा। जब अंदर हमने पढ़ा तो दूसरे नंबर पर रिटर्न बढ़ने में देश के अंदर बीजेपी पार्टी है, उनके 6,000 करोड़ और हमारा 698 करोड़, और ये हमारी पार्टी की संपत्ति है। जो हमारी बिल्डिंग है या जेपी का 9,898 करोड़। तो उस बात को हमें मतलब गंभीरता से लेना चाहिए। तो 6,998 करोड़ और हमारा 698 है। कांग्रेस का मतलब ना हमसे थोड़ा सा कम, मगर इसमें चंदा कौन सी पार्टी को किसने दिया ये भी देख लेना। ये जितने पूंजीपति हैं वो सब मतलब पैसा उनको देते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देते। ये हमारी मेंबरशिप का पैसा है, ये हमारी पार्टी का जो मतलब जो दफ्तर है, जो मतलब 29 राज्य हैं, 24 राज्य हमारा संगठन है। 20 राज्य में जब अपनी सरकार बनी तो बहन जी ने दफ्तर खरीद के मतलब पार्टी को दी। जैसे दिल्ली के अंदर अभी आप देख रहे होंगे 73 सरदार से रोड, तो इस तरह हरियाणा में मैं देखता हूँ तो हरियाणा में एक भी 2 मतलब कार्यालय, एक यमुनानगर के अंदर है, एक मतलब रोहतक के अंदर है। तो इस तरह मतलब हिमाचल में भी 2 हैं। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये हमारा, ये उसकी कीमत है। मगर हमारे लोग धनाधन ये बोलते हैं तो बहुत पैसा है, मगर यदि उन्होंने कहा, बहन जी ने कहा कि जो ये दफ्तर है तो मैंने तुम्हें खरीद के दिए, जो पार्टी फंड से तुम्हें पैसा इकट्ठा किया आप लोगों ने, मैंने आपके दफ्तर खोल के दिए, तो अब इसको चलाने की ड्यूटी आपकी। इसका बिजली का बिल भरना है, इसका टेलीफोन का बिल भरना है। हमारे यहाँ तो लिफ्ट लगा के दिए तो 1 लाख रुपए का आदमी उसका बिजली का बिल जाता है, उसका जो बिल है 1 लाख रुपए है। अब वहाँ स्टाफ ये 4-5 लोग हैं, उनकी तनख्वाह मिलेगी। कोई घोड़ा गाड़ी है तो उसको डीजल का पैसा देना है। तो इस तरह मतलब उसका हाउस टैक्स भी देना है, ये पैसा आएगा। हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जेब से 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए नहीं दे पाएंगे तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो इसलिए आप जो भी जिम्मेदार साथी बने